साथियों, सेवा जोहार। मैं बस्तरिया वट्टी दादी मेरे एवं आप सभी के पुरखा पेनों को सेवा सेवा एवं सादर सेवा जोहार करता हूं। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग या मजेदार होने वाला है। इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे पूर्वज हजारों वर्षों पहले से अपनी परंपरागत रूढ़ी व प्रथा यानी कस्टम के अनुसार मामा या फूफू यानी बुआ की बेटी से शादी करते आ रहे हैं। क्या यह विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है? इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए, इसे अधूरा ना देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। साथियों, मेरे चैनल के आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन या घंटी बटन को प्रेस कर दें। इससे गोंडी भाषा सीखने के अतिरिक्त रूढ़ी व प्रथा यानी कस्टम से संबंधित एक से बढ़कर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। गोंडवानालैंड के हमारे पूर्वज हजारों वर्षों पहले से अपनी परंपरागत रूढ़ी व प्रथा यानी कस्टम के अनुसार मामा या फूफू यानी बुआ की बेटी से शादी करते आ रहे हैं। यह उन लोगों की व्यवस्था है जो आज अच्छे से पढ़ लिख नहीं सकते। पढ़ाई लिखाई क्या होता है उन्हें पता ही नहीं है। आज भी बस्तर संभाग के पहले के बहुत से बुजुर्ग सियानी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु प्रकृति पुरूढ़ नेचर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आज भी अपनी कस्टम के अनुसार मामा फूफू यानी बुआ की बेटी से शादी कर रहे हैं। इस बारे में हम सभी को वैज्ञानिक तरीके से जानना है। इसको प्रूव करने से पहले विज्ञान क्या कहता है उसे जानने का प्रयास करते हैं। किसी वस्तु या विषय का सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रयोगों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या इसे इस तरह से भी कहा जाता है, विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। उदाहरण मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि, ये सब विज्ञान की देन है। जिस तरह YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचा रहा हूं, मतलब प्रयोगों पर आधारित ज्ञान ही विज्ञान है। अब विज्ञान ने जो प्रमाणित कर बताया है उसको सरल शब्दों में अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तभी हमारे में मामा फूफू यानी बुआ की बेटी से जो शादी हो रहा है, क्या वह गलत है या सही है, उसे मिलानकर हम सब देख सकते हैं। विज्ञान लड़के के लिए क्या कहता है और लड़की के लिए क्या कहता है, उसी विज्ञान के अनुसार सबसे पहले हम लड़का के बारे में जानते हैं। लड़का में कैपिटल Y कैपिटल X गुणसूत्र होता है, जहां पर कैपिटल Y गुणसूत्र अपने पिताजी से मिला है और कैपिटल X गुणसूत्र अपनी माताजी से मिला है। विज्ञान के अनुसार मनुष्य के Y गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में स्थित HY जीन नरजनक यानी पिताजी से केवल नर संततियों यानी बेटों में ही जाता है। वे मादा संततियों यानी बेटियों में जा ही नहीं सकते, क्योंकि साधारणतया मादाओं में Y गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम नहीं होता है। मनुष्य के Y गुणसूत्र में उपस्थित HY जीन जो कि पुरुष में ही सीमित होते हैं। पुरुष में उपस्थित HY जीन पिता से केवल
अपने बेटा के बेटों में हस्तांतरित होते जाता है। यानी यह XY जीन पिता से बेटा के लिंक को कभी नहीं छोड़ता है, अर्थात अपने पिताजी के पिताजी यानी दादा के दादा से हस्तांतरित होते आया है। या देहाती भाषा या गांव वालों की भाषा में अपनी दादी के लीव को नहीं छोड़ता है। अगर किसी कुंदा या परिवार में खानदानी अनुवांशिक बीमारी रहता है तो पुरुष के XY जीन से पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक बीमारी जाते रहता है। किसी कुंदा या परिवार का खानदानी अनुवांशिक बीमारी सामान्य बोलचाल से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये विज्ञान कह रहा है। इसी विज्ञान को पूरी दुनिया मानती है और वो सत्य है, अकाट्य है, उसी को बताने का प्रयास कर रहा हूं। और विज्ञान अनुसार ही पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। अब हम लड़की के बारे में जानते हैं। इस पर विज्ञान क्या कहता है। लड़की में कैपिटल X गुणसूत्र होता है, जहां पर एक कैपिटल X गुणसूत्र अपनी माताजी से मिला है और दूसरा कैपिटल X गुणसूत्र अपने पिताजी से मिला है। अंडाणु कोशिका यानी एक सेल एक पूर्ण कोशिका है। इसके अंदर न्यूक्लियर DNA है, यानी 46 गुणसूत्र को न्यूक्लियर DNA के रूप में जाना जाता है, जिसमें से 23 गुणसूत्र मां का होता है। साथ ही एक सेल या अंडाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया DNA भी है। माइटोकॉन्ड्रिया DNA को अच्छे से समझना है तो इसका डिटेल पिछला वीडियो भाग 2 में बताया गया है, जहां पर विज्ञान के अनुसार लड़का लड़की में क्या क्या हस्तांतरण होता है। जब कोई लड़का लड़की का शादी होगा तब इसके बाद दोनों के गुणसूत्र से बेबी यानी बच्चा का निर्माण होता है। इस बारे में बताया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डला है, आप देख सकते हैं। जब जब मां के द्वारा लड़का यानी बेटा पैदा होते जाएगा तब तब माइटोकॉन्ड्रिया DNA बेटों में ही रुकते जाएगा, क्योंकि बेटा पैदा होने पर उस बेटा की ओर से माइटोकॉन्ड्रिया DNA आगे की पीढ़ी में हस्तांतरण कभी नहीं होता। जबकि लड़की या बेटी पैदा होने पर बेटी की ओर से बेटी की बेटियों में पीढ़ी दर पीढ़ी माइटोकॉन्ड्रिया DNA हस्तांतरण होते जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया DNA अपनी बेटी के बेटियों के लिंग को कभी नहीं छोड़ती है, अर्थात अपनी माँ के यानी नानी के नानियों से हस्तांतरित होते आया है। या देहाती भाषा या गांव वालों की भाषा में अपनी काकों के लेउर को नहीं छोड़ती है, अर्थात मादा के ही लक्षण संततियों में हस्तांतरित होते हैं, लेकिन पिता के लक्षण हस्तांतरित नहीं होते। अगर इस लेउर की मां में अनुवांशिक बीमारी है तो वह अनुवांशिक बीमारी मां से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते जाएगा। कोई भी अनुवांशिक बीमारी सामान्य बोलचाल से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये विज्ञान कहता है। इसी विज्ञान को पूरी दुनिया मानती है, वो सत्य है, अकाट्य है, इसी को बताने का प्रयास किया हूं। इसके बाद आज के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। विषय यह है कि गोंडवाना लैंड के हमारे पूर्वज हजारों वर्षों पहले से अपनी परंपरागत रूढ़ी व प्रथा यानी कस्टम के अनुसार मामा फूफू यानी बुआ की बेटी से शादी करते हैं। क्या यह विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है? इसे जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं अपनी छोटी बहन को किसी गोत्र वाले से शादी करवाऊंगा, तभी मैं अपनी भांजी यानी भांजी को मेरे बेटा के लिए शादी करके लाऊंगा। जब किसी का शादी करने का होता है
तो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष की ओर से पूछताछ होता है। जब रिश्ता बनता है तभी शादी करते हैं। पहले के बुजुर्ग सियान लोग शादी का रिश्ता कैसे बनाते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए बस्तर संभाग का कोंडागांव जिला में हमारे समाज या हमारे क्षेत्रों में पहले के बुजुर्ग सियानों के द्वारा शादी से पहले कैसे मिलाया जाता है, उन्हीं के बताए अनुसार यहां पर रखना चाहूंगा। बताने के दौरान कुछ बातें छूट सकती है, कृपया बुद्धिजीवी वर्ग उन बातों को अवगत कराइएगा। क्षेत्रीयता अनुसार हो सकता है कि यह बात दूसरे क्षेत्रों में फिट नहीं बैठता हो या मेल नहीं खाता हो, लेकिन मैं हमारे कोंडागांव जिले के आधार मानते हुए पहले के बुजुर्ग सियानों के बताए उन्हीं 5 बिंदुओं को विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूं। उसमें से सबसे पहला बिंदु मिलान करते हैं। गोत्र, पाड़, हज या कट्टा एक जैसा मतलब समगोत्र नहीं होना चाहिए। यहां पर सम का मतलब समान, एक ही, एक सा, एक रूप, बराबर या तुल्य से है, अर्थात समकोण, सम त्रिभुज, सम चतुर्भुज, समभुज, समकालीन, समकक्ष, ऐसा हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार समगोत्र होगा वट्टी वट्टी, मंडावी मंडावी, सोरी सोरी, मरकाम मरकाम आदि होगा। यहां पर वट्टी गोत्र चाहे कोई भी टोटाम बिर्द कुल चिन्ह मानने वाले, जैसे वट्टी गोइहा, वट्टी बकरा, वट्टी बोध मछली एवं कोई भी पेन कड़ा जागा मंडा में बैठने वाले क्यों ना हो, ऐसा बुजुर्ग सियान लोग गोत्रों को मिलाते हैं। इसी दौरान मैं बुजुर्ग सियानों से यह भी प्रश्न किया कि यहां पर वट्टी लोगों का पेन कड़ा जागा मंडा तो अलग अलग है, ऐसा में हम एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। तो उनका सीधा सा तर्क ये रहता है कि एक जैसा या एक समान या समगोत्र में शादी करने पर आने वाली पीढ़ी भटक जाएगी। समान गोत्र होने पर रिश्ता नाता के समय कुछ भी समझ नहीं आएगा, बच्चे लोग गुप जाएंगे और गलती होने की पूरी संभावना होगी। इसीलिए एक ही गोत्र से शादी नहीं करते हैं। आप देख भी रहे हैं कि वट्टी वट्टी, मंडावी मंडावी, सोरी सोरी, मरकाम मरकाम आदि मतलब समगोत्र में शादी नहीं करते हैं। अगर कोई गोत्र वाले अपने पुरखों की मूल गोत्र को बदलकर नया गोत्र या नया सरनेम लिखते हैं, जैसे मूल गोत्र मरकाम से साक्षी, ठाकुर, भास्कर, सांडिल्य, चांदेकर और मूल गोत्र कौडो या कौड़ो से कावड़े, सेवता, ठाकुर आदि, ऐसा लिखने पर बच्चे भविष्य में गलती कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी अपनी मूल गोत्र को नहीं बदलना चाहिए। गांव के बुजुर्ग सियान लोग ऐसा तर्क देते हैं। अगर ये तर्क गलत है तो कृपया बताइए। अब विषम गोत्र, यहां पर विषम का मतलब असमान, उल्टा, विपरीत, असंगत से है, अर्थात विषम कोण, विषम त्रिभुज, विषम चतुर्भुज, विषम भुज, विषम कालीन, विषम कक्ष, ऐसा हम समझ सकते हैं। अर्थात गोत्र एक समान नहीं होना चाहिए, मतलब गोत्र विषम होना चाहिए। इस प्रकार विषम गोत्र होगा वट्टी नैताम, मंडावी सलाम, सोरी हुर्रा आदि होगा। यानी इस आधार पर मेरी बहन के लिए प्रथम स्टेज में नेताम लड़का पसंद किए हैं।
अगर गोत्र मिलान में कुछ गड़बड़ हो गया तो हमारा पुरखा पेन या बुढ़ाल पेन या मंडा यानी कुल को मिलाते समय गलती पकड़ में आएगा। लेकिन सभी को अपना अपना पुरखा पेन या मंडा में से कोई एक भी मालूम होना चाहिए। किसी को एक भी मालूम नहीं होने की स्थिति में विषम गोत्र मिलाते समय गलती कर सकते हैं। गांव के बुजुर्ग सियान लोग ऐसा तर्क देते हैं। ये तर्क गलत है तो कृपया बताइए। अब चलते हैं दूसरा नंबर, बिर्ध यानी टोटम या कुल चिन्ह एक ही या एक समान नहीं होना है। जैसे टोटम गोइहा गोइहा, यहां पर गोत्र वट्टी का भी गोइहा और गोत्र उइके का भी गोइहा, गोत्र कोरम का भी गोइहा आदि, चाहे कोई भी गोत्र वाले क्यों ना हो। इसी प्रकार टोटम नाग नाग, बकरा बकरा आदि बिर्द समान ना होकर असमान होना चाहिए। जैसे वट्टी का गोइहा तो नैताम का कछुआ, मंडावी का नाग तो सलाम का बोध मछली, सोरी का बकरा तो हुर्रा का नाग आदि। इन लोग अपने अपने प्रमुख टोटम या बिर्द या कुल चिन्ह को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हमारा बिर्द या टोटम को सामने गोत्र वाला अपनी आवश्यकता अनुसार सेवन कर सकते हैं और सामने वाले गोत्र का बिर्द या टोटम को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सेवन कर सकते हैं। प्रकृति संतुलन के लिए प्रकृति के उस जीव को अपने अपने गोत्र वाले सुरक्षित रखते हैं, अपना अपना आराध्य पेन मानकर सेवा करते हैं। यही टोटम या बिर्द या कुल चिन्ह का प्रतीक अपने अपने गोत्र के पेनकड़ा, जागा, मंडक के पालो यानी झंडा में अंकित रहता है। यह इस बात को दर्शाता है कि प्रकृति के उस जीव को इस गोत्र या कुल यानी मंडा वाले सुरक्षित करते हैं। यह जीव उनका पेन स्वरूप है। प्रकृति में एक जीव दूसरे जीवों पर आश्रित हैं, अर्थात जीवा परो जीवांग पिसिंता। यही टोटमिक या कुल गंड या गोंदला व्यवस्था प्राकृतिक विज्ञान के जनक पहांदी पारिक गोपाल लिंगों की बनाई हुई उत्कृष्ट व्यवस्था है। प्रकृति संतुलन को बनाए रखने के लिए खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक तंत्र एवं जैव विविधता अनिवार्य है, जिसकी बात आज विश्व के वैज्ञानिक कर रहे हैं। इन सभी का आदिवासी संस्कृति की ओर ध्यान आकर्षित हुआ है। उपरोक्त अनुसार मिलान करते हैं तो वट्टी का टोटम या बिर्द या कुल चिन्ह गोइहा है और नैताम का टोटम या बिर्द या कुल चिन्ह कछुआ है। दोनों का टोटम, बिर्द या कुल चिन्ह एक समान नहीं है। मतलब वट्टी और नैताम शादी के लिए यह बिंदु सही बैठ रहा है। गांव के बुजुर्ग सियान लोग ऐसा तर्क देते हैं, ये तर्क गलत है तो कृपया बताइए। इसके बाद चलते हैं तीसरा बिंदु पर, पेन कड़ा, जागा, मंडा या पुरखा पेन या बुढ़ाल पेन एक नहीं होना चाहिए। यहां पर मंडा मतलब कुल से है। एक ही कुल के अलग अलग गोत्र भाई हैं, जैसे नैताम, टेकाम, मड़कम, परचापी, हिड़को, कोवाची, कड़ियाम। इन गोत्र समूह को मंडा में पुरखा पेन एवं प्रमुख टोटम जोड़ता है। इन गोत्र समूह का लिंग कहीं ना कहीं मिल रहा है, इसीलिए इन सभी लोग एक मंडा में बैठ रहे हैं। मंडा सभी भाइयों को एक होने के लिए मजबूती प्रदान करता है, सभी भाइयों को एक सूत्र में बांध रहा है। यहां पर मंडा नहीं टूट रहा है। एक बड़े मंडा के अंतर्गत उसके छोटे छोटे मंडा होते हैं,
जैसे कई मंडा अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग मंडाओं का पुरखा पेन एक ही है और यह पुरखा पेन इन सभी को एक बड़े मंडा में जोड़ता है, तो वे सभी मंडा वाले आपस में भाई होंगे। अर्थात यहाँ पर अपना अपना पेन कड़ा जागा मंडा में अपने गोत्र का पुरखा पेन को प्रमुखता से मिलान किया जाता है। अर्थात विज्ञान के अनुसार मनुष्य के वाय गुण सूत्र में उपस्थित HY जीन नर जनक से केवल नर संततियों में जाता है, अर्थात पिता से केवल बेटों में जाता है, यानी दादा के दादा के दादा के उस गोत्र या कुल के पुरखा पेन तक ले जाएगा। और विज्ञान अनुसार पुरुष का गुण सूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। इसी को पहले के बुजुर्ग सियान लोग हमारे बूढ़ा या पुरखा की बेटी है या बेटा है, ऐसा जो पढ़े लिखे नहीं है पूर्व के सियान लोग बोलते हैं। उपरोक्त अनुसार मिलान करते हैं तो मेरी बहन वट्टी गोत्र की बूढ़ा या पुरखा की बेटी है, इसीलिए वट्टी गोत्र की बेटी होने के कारण लड़की की ओर से वट्टी गोत्र का मिलान करते हैं। वट्टी गोत्र का पेन कड़ा हजो ठेमली जागा कसकोंगा है। इसी तरह अपना पुरखा पेन यानी बुढ़ाल पेन भी अलग है। अब नैताम लड़का नैताम गोत्र की बूढ़ा या पुरखा का बेटा है, इसीलिए नैताम गोत्र का बेटा होने के कारण लड़का की ओर से नैताम गोत्र का मिलान करते हैं। गोत्र नैताम का पेन कड़ा जागा लंजोड़ा मंडा हिंगनार है। इसी तरह इनका पुरखा पेन या बुढ़ाल पेन भी अलग है। मिलान करते समय देखते हैं तो गोत्र वट्टी एवं गोत्र नैताम का पेन कड़ा जागा मंडा एवं पुरखा पेन या बुढ़ाल पेन का लिंक कहीं भी नहीं मिल रहा है। मतलब वट्टी और नैताम शादी के लिए यह बिंदु सही बैठ रहा है। गांवों के बुजुर्ग सियान लोग ऐसा तर्क देते हैं, ये तर्क गलत है तो कृपया बताइएगा। अब चलते हैं चौथा बिंदु, लड़का एवं लड़की की मां का दूध मिलाते हैं। इन दोनों की मां एक ही गोत्र या पेन कड़ा या कुल या एक ही पुरखा पेन या बुढ़ाल पेन की बेटियां तो नहीं हैं। मतलब इन बेटियों को एक ही पुरखा पेन या बुढ़ाल पेन निर्धारण तो नहीं किया है। अर्थात विज्ञान की भाषा में किस पुरुष या किसके गुणसूत्र ने लिंग निर्धारण किया है, इसी को मां का दूध मिलान बोलते हैं। मां का दूध मिलाते समय अगर हम केवल गोत्र को मिलान करते हैं तो भविष्य में गलती होने की पूरी संभावना हो सकती है, क्योंकि एक कुल या मंडा में अलग अलग गोत्र भाई लोग एक जगह बैठते हैं। इसीलिए दादा के दादा के दादा के दादा का गोत्र पेन कड़ा जागा मंडा या पुरखा पेन या बुढ़ाल पेन को मिलान किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि शादी से पहले लड़का और लड़की को अक्सर बुजुर्ग सियान लोग किस कुंदा या गोत्र या पेन कड़ा या जागा या मंडा वाले का दूध पिया है, ऐसा दोनों से पूछते हैं। यहां पर कुछ देर के लिए लड़का लड़की गुप जाते हैं। उपरोक्त अनुसार मिलान करते हैं तो वट्टी गोत्र की बेटी की मां मरई गोत्र से है, यानी लड़की मरई कुंदा या गोत्र की दूध पी है, क्योंकि लड़की की मां को मरई गोत्र की बूढ़ा ने निर्धारण किया है। अर्थात मरई गोत्र के पुरुष का गुणसूत्र ने लिंग निर्धारण किया है। अब नैताम गोत्र का बेटा की मां मरकाम गोत्र से है, यानी लड़का मरकाम गोत्र का दूध पिया है, क्योंकि लड़का की मां को
मरकाम गोत्र का बूढ़ा ने निर्धारण किया है, अर्थात मरकाम गोत्र के पुरुष का गुणसूत्र ने लिंग निर्धारण किया है। यहां पर लड़का लड़की की मां लोग अलग अलग गोत्र या कुल की बेटियां हैं। इन दोनों लड़का लड़की की मां लोगों का लिंक कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। मतलब वट्टी और नैताम शादी के लिए यह बिंदु सही बैठता है। प्राय सभी सगजन मां का दूध मिलान करना समझ गए होंगे। गांव के बुजुर्ग सियान लोग ऐसा दूध मिलान कर तर्क देते हैं। ये तर्क गलत है तो कृपया बताइए। अब चलते हैं पांचवा बिंदु, लड़का लड़की के मां लोगों का एक ही कोंडेल पेन या कोंडी बुची या लगार पेन या लग्गा पेन नहीं होना है। अर्थात शादी होने वाले लड़का लड़की की मां यानी नानी की नानी लोग एक ही कोंडेल पेन या लग्गा पेन या लगार पेन या कोंडी बुची पेन में एक जगह पर बैठ तो नहीं रही हैं। जब जब कोंडेल पेन की सेवा करने वाली होती है तब तब कोंडेल पेन को कोई पेन सिरा के सिर पर बुलाकर मार्गदर्शन लेती हैं। अगर इसी बीच में एकाध बेटी का किसी कारण से कुछ अंतराल से संपर्क में नहीं रहती है तो उसे भी कोंडेल पेन बता देती है, मेरी एक बेटी वहां पर है, उन्हें भी कोंडेल पेन में शामिल करवाइए, ऐसा कोंडेल पेन बता देती है। अगर इसी नानी की बेटी की बेटियों की लेउर में बीच से कहीं लटास या व्यवस्था से भटक गई है तो कोंडेल पेन उसे स्वीकार नहीं करती है। ऐसा कोंडेल पेन अपनी लेउर की शुद्धता के लिए करती है। इस कोंडेल पेन में नानी की बेटी की बेटियां शामिल होंगी। इसके साथ बेटियों के केवल बेटे लोग शामिल होंगे। अर्थात विज्ञान के अनुसार नानी की बेटी की बेटियों के संतानों यानी बेटी या बेटा में माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए हस्तांतरित होते गया है, वे सभी वहां पर शामिल होंगे। नानी की बेटी की बेटियां एक जगह बैठकर चर्चा एवं आकलन लगाती हैं। सभी बेटियां कोंडेल पेन के लिए सेवा दोनी लाती हैं। नानी की बेटी की बेटियां तो आएंगी ही, साथ ही नानी की बेटियों के केवल बेटे लोग शामिल होंगे। जैसे मैं अपनी नानी के कोंडेल पेन में जा सकता हूं क्योंकि नानी से माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए मां से मेरे यहां आया है, लेकिन मेरा बेटा नहीं जा सकता, परंतु पिताजी जा सकते हैं। अर्थात नानी की बेटी की बेटियों को केवल पति लोग उनके कोंडेल पेन में शामिल होंगे। जहां पर परंपरागत रूढ़ी व प्रथा यानी कस्टम के अनुसार प्रत्येक 3 साल या 5 साल या 7 साल आदि में बेटियों के साथ केवल बेटे लोग एवं बेटियों के पति लोग कोंडेल पेन में शामिल होंगे। तो आपस में सबके बीच चर्चा होगा, एक दूसरे से परिचित होंगे। जाहिर सी बात है कि किसको मौसा मौसी बोलना है, किसको दीदी भैया बोलना है, वहां पर सब स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा अवसर प्रत्येक 3 साल 5 साल 7 साल आदि में बेटी की बेटियां तो मिलती रहेंगी। जब सन 2019 में शोध चार्ट सार्वजनिक हुआ था तब कुछ सगाजनों ने प्रश्न किया कि एकाध बेटी की बच्चे लोग अनाथ हो गए और इस बीच अब आना जाना बंद हुआ। इस बीच में उन बच्चों ने उन्हीं की मौसियों के किसी बच्चे को पसंद आ गया तो शादी हो जाएगा, ऐसा कहने लगे। जब भी कोंडेल पेन में सभी बेटियां बैठेंगी तो उनकी सभी बहनें अनाथ बच्चों को याद करेंगी और कोंडेल पेन में शामिल होने के लिए लाएंगी। लड़की है तो अनवरत आती रहेगी, लेकिन बेटा है तो शादी होने के बाद भी उनकी नानी का कोंडेल पेन में केवल स्वयं शामिल हो सकता है।
शादी के बाद नानी के कोंडेल पेन में जाना है या नहीं जाना है, यह उनकी मर्जी है। इतना तो कोई भी आसानी से दिमाग लगा ही सकते हैं। सीधा सा मतलब है, नानियों का कोंडेल पेन यानी माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए अपनी बेटी के बेटियों की लिंक को कभी भी नहीं छोड़ेगी। जिस तरह पुरुष वर्ग अपने दादा के यानी पुरखा पेन को मिलाते हैं, अर्थात पुरुष का XY जीन को मिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार महिला वर्ग भी अपनी नानियों के कोंडेल पेन को मिलाती हैं, अर्थात नानियों का माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को मिलाती हैं। महिलाएं अपनी जीवन दर्शन में आज भी जी रही हैं, जो वैज्ञानिक की कसौटी पर खरा उतरता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह विज्ञान कह रहा है। उपरोक्त अनुसार मिलान करते हैं तो मेरी बहन यानी लड़की की मां मतलब नानी लोगों का कोंडेल पेन जोड़े केरा विकासखंड माकड़ी में मानती हैं, मतलब लड़की की मां की नानी का कोंडेल पेन या माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का लिंक अलग तरफ ले जा रही है। उसी प्रकार लड़का की मां यानी लड़का की नानी लोगों का कोंडेल पेन भानपुरी विकासखंड फरसगांव में मानती है, मतलब लड़का की मां की नानी का कोंडेल पेन या माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का लिंक अलग तरफ ले जा रही है। यहां पर देखेंगे कि लड़का लड़की की मां लोगों का कोंडेल पेन या माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का लिंक कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। यह उन महिलाओं की व्यवस्था है जो नहीं के बराबर पढ़ी लिखी हैं और अपने व्यवहारिक जीवन में आज भी जी रही हैं, मतलब वट्टी और नैताम शादी के लिए यह बिंदु सही बैठ रहा है। जो कोंडेल पेन को मान रही हैं वे लोग आसानी से समझ रही होंगी, लेकिन जहां पर कोंडेल पेन को नहीं मान रही हैं या नहीं जान रही हैं, वहां पर कोंडेल पेन या माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को मिलाने में दिक्कत हो सकता है। उपरोक्त अनुसार कोंडेल पेन यानी माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को मिलाएंगे तो यह विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है, मतलब महिलाओं के कोंडेल पेन का लिंक बेटियों को कभी भी नहीं छोड़ रही है। ठीक विज्ञान अनुसार भी माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए बेटियों की लिंक को कभी भी नहीं छोड़ रही है। इसको देखकर आप स्वयं तर्क करिए, यह कितना सही है या कितना गलत है। कोंडागांव जिले में अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC एवं अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग की महिलाएं भी अपनी अपनी समाज में परंपरागत रूढ़ी व प्रथन कस्टम के अनुसार मानती आ रही हैं, जिसे अपनी व्यवहारिक जीवन में आज भी जी रही हैं और आज भी उस क्षेत्र में विद्यमान है। यहां पर आप लोगों को समझाने के लिए विस्तार से बताने का प्रयास किया हूं। पहले के बुजुर्ग सियान लोग इसे कुछ मिनट में मिलान कर देंगे। उस क्षेत्र के बुजुर्ग सियान या सियानी लोग ऐसा कोंडेल पेन मिलाकर तर्क देते हैं। ये तर्क गलत है तो कृपया बताइए। उपरोक्त पांचों बिंदु को विस्तार से मिलाया गया। यहां पर देखें कि बिंदु क्रमांक 1 से लेकर बिंदु क्रमांक 5 तक एक भी बिंदु नहीं मिल रहा है, अर्थात मेरी बहन यानी वट्टी लड़की का नैताम लड़का से शादी तय होगा। कोंडागांव जिले के पहले के बुजुर्ग सियान लोग जो प्रकृति पुरुष नेचर को बहुत अच्छा से समझते हैं, उन्हें पढ़ने लिखने नहीं आता है और बोलने में संकोच करते हैं, उन्हीं लोगों के बताए अनुसार आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूं। अगर कुछ सगजन गोइहावट्टी और कछुआ नेताम को भाई बोलते हैं तो कैसे हैं? इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित कर बताइए। इसमें गलती है तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। वट्टी लड़की और नैताम लड़का
से रिश्ता तय होने के बाद महला से लेकर मरमिंग यानी शादी तक, यानी जो भी परंपरागत सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार वट्टी बेटी और नैताम बेटा के बीच शादी या मरमिंग संपन्न हो जाता है। फिर कुछ शादी के कुछ वर्षों बाद नैताम कुंदा में बच्चा या बच्ची आ जाती है। हम भी उसी प्रक्रिया से गुजरकर इस दुनिया में जन्म लिए हैं। यहां पर अब यहां से शुरू होगा मामा फूफू यानी बुआ की बेटी से शादी करते हैं, अर्थात मेरी बहन की बेटी यानी भांची को मेरे बेटा के लिए शादी करना है। मतलब मेरा बेटा सुजल अपनी मामा फूफू या बुआ की बेटी से शादी करेगा। हमारे पूर्वजों के बताए अपनी परंपरागत रूढ़ी व प्रथा या कस्टम के अनुसार लिंग निर्धारण की मुख्य भूमिका बूढ़ा का होता है और विज्ञान अनुसार पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। इसी को पहले के बुजुर्ग सियान लोग हमारे बूढ़ा या पुरखा की बेटी है या बेटा है, जैसे मैं और मेरी बहन वट्टी गोत्र के बूढ़ा की बेटी या बेटा है और लड़का नैताम गोत्र के बूढ़ा का बेटा है। अब मेरा बेटा सुजल के लिए सुजल की मामा फूफू यानी बुआ की बेटी को शादी करना है। पहले की तरह पुनः उन्हीं पांचों बिंदुओं को मिलाते हैं। इनमें से पहला गोत्र मिलान, दूसरा बिर्ध टोटम या कुल चिन्ह मिलान, तीसरा पेनकड़ा जागा मंडा या पुरखा पेन को मेरी बहन की शादी के समय मिला चुके हैं। पूर्व में ये तीनों बिंदु नहीं मिल रहा है, इसीलिए मिलाने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं, तीन बिंदु हो गया, अब चलते हैं चौथा बिंदु में। मेरा बेटा सुजल एवं मेरी भांची अर्चना की मां लोगों का दूध मिलाते हैं, यानी सुजल की मां मरई गोत्र से है, यानी सुजल मरई कुंदा यानी गोत्र का दूध पिया है, क्योंकि सुजल की मां को मरई गोत्र की बूढ़ा ने निर्धारण किया, यानी मरई बूढ़ा की बेटी है, अर्थात मरई गोत्र के पुरुष का गुणसूत्र ने लिंग निर्धारण किया है। अब भांची यानी अर्चना की मां वट्टी गोत्र से, यानी अर्चना वट्टी कुंदा या गोत्र का दूध पी है, क्योंकि अर्चना की मां को वट्टी गोत्र की बूढ़ा ने निर्धारण किया है, यानी वट्टी बूढ़ा की बेटी है, अर्थात वट्टी गोत्र के पुरुष का गुणसूत्र ने लिंग निर्धारण किया है। यहां पर लड़का लड़की यानी सुजल अर्चना की मां लोगों का दूध मिलान किया गया। दूध मिलाने पर दोनों का अलग अलग है। इन दोनों की मां लोगों का लिंग कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। सुजल एवं अर्चना की शादी के लिए यह बिंदु फिट बैठ रहा है। अब चलते हैं चौथा के बाद पांचवा बिंदु पे। लड़का एवं लड़की के मां लोगों का एक ही कोंडेल पेन या कोंडीबुची या लगार पेन या लग्गा पेन नहीं होना है। यहां पर सुजल यानी लड़का की मां के मां यानी नानी लोगों का कोंडेल पेन बड़े डोंगर विकासखंड फरस गांव में मानती हैं। यहां पर सुजल की नानी का माइटोकांड्रिया डीएनए उसकी मां से सुजल को मिला है। सुजल की नानी की बेटी की बेटियां एक जगह कोंडेल पेन को मानेंगी, क्योंकि नानी का सभी बच्चों में माइटोकांड्रिया डीएनए आया है। यहां पर सुजल भी कोंडेल पेन में शामिल होगा, क्योंकि मां से बेटा में भी नानी का माइटोकांड्रिया डीएनए आया है। इसके अतिरिक्त मैं भी अपनी पत्नी की नानियों के कोंडेल पेन में शामिल हो सकता हूं। ठीक उसी प्रकार मेरी भांची यानी अर्चना लड़की की मां के मां यानी नानी के नानी लोगों का कोंडेल पेन जोड़े के विकासखंड माखड़ी में मानती हैं।
यहाँ पर अर्चना की नानी का माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए उनकी मां से अर्चना को मिला है। अर्थात अर्चना की नानी की बेटी की बेटियां एक जगह कोंडेलपेन को मानेंगी, क्योंकि नानी का सभी बच्चों में माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए आया है। आप देखे होंगे कि इन दोनों की मां लोगों का कोंडेलपेन अलग अलग है, अर्थात मां के नानी लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए अलग अलग है। इन दोनों का लिंक कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। पुरुषों की तरह यहाँ पर भी महिलाएं परंपरागत रूढ़ि व प्रथा यानी कस्टम के अनुसार अपनी नानियों का कोंडेलपेन अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को मिलाती हैं। सुजल यानी लड़का और भांची अर्चना लड़की की मां लोगों का कोंडेलपेन कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए नहीं मिल रहा है। मतलब बेटा सुजल और भांची अर्चना का शादी के लिए फिट बैठ रहा है। यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए विस्तार से बताया हूँ। इसे पहले के बुजुर्ग सियान लोग कुछ मिनट में मिला देंगे। उपरोक्त पांचों बिंदुओं को विस्तार से मिलाया गया। यहां पर देखें कि बिंदु क्रमांक 1 से 5 तक एक भी बिंदु नहीं मिल रहा है। वैसे सगी भांची के लिए ये सब मिलाने की जरूरत नहीं है। इसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताया हूं। मेरी बहनी की बेटी यानी भांची अर्चना को मेरा बेटा सुजल के लिए शादी कर सकते हैं। मतलब मेरा बेटा सुजल अपनी मामा फूफू यानी बुआ की बेटी से शादी कर सकता है, क्योंकि रूढ़ी व प्रथा यानी कस्टम के अनुसार सुजल वट्टी गोत्र के बूढ़ा का बेटा है और सुजल वट्टी बूढ़ा का बेटा है। यानी विज्ञान अनुसार वट्टी कुंदा के पुरुष का गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण किया है। अब मेरी भांची अर्चना नैताम गोत्र के बूढ़ा की बेटी है, अर्थात अर्चना नैताम बूढ़ा की बेटी है। यानी विज्ञान अनुसार नैताम कुंदा के पुरुष का गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण किया है। यहाँ पर सुजल एवं भांची यानी अर्चना की मां लोगों का कोंडेलपेन अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए अलग अलग है। अर्थात सुजल एवं भांची अर्चना का माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए अलग अलग है। यानी सुजल एवं भांची अर्चना किसी भी दृष्टि से आपस में भाई बहन नहीं है, बल्कि असली संतान पक्ष होगा जो रूढ़ी व प्रथा कस्टम विज्ञान की कसौटी पर खरा उतर रहा है। इसी को हमारे पूर्वज लोग हजारों वर्षों पहले से अपनी परंपरागत रूढ़ी व प्रथा यानी कस्टम के अनुसार मरमी यानी शादी कर रहे हैं। इनके गोंडी पाटा या गीतों में आज भी सुनने को मिलता है। गोंडी पाटा के बोल हैं अक्को मामा इंदाना मामा न मियाँ तताना। इसी को गोंडी में गोक्का गारो यानी करीबी सगा की बेटी है, गहरा रिश्ता होता है, ऐसा सियान लोग बोलते हैं। बहन की बेटी यानी भांची मामा लोगों का बांटा या हिस्सा रहता है। कोई भांची को पूछने आने पर बहन एवं दामाद अपनी बेटी को भांची के मामा के बिना अनुमति के किसी को नहीं दे सकते हैं। इसमें पहला हक मामा का रहता है। भांची के मामा परिवार में उसके लायक जोड़ी रहेगा तो बहन अपनी बेटी को दूसरे जगह देने के लिए सोच भी नहीं सकती है। वैसे सगी भांची को लाने के लिए ज़्यादा पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप अक्सर देखे होंगे कि लड़का का दादा बेटी नतनी को हंसते रहता है, मेरे लिए तेरे को शादी करूँगा। यानी बेटा नाती मतलब अपने छोटे भाई के लिए तेरे को शादी करेंगे, पानी रिकाएंगे। लड़का के दादा ऐसा हंसते रहते हैं। जब हम बहन की बेटी यानी भांची को अपने बेटा के लिए शादी करते हैं, इसी को दूध लौटावा
पद्धति के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इस शब्द की जानकारी सन 2018 में मेरे खास मित्र त्रिमाल मनोज कुमार मरकाम, जो कि बैंकिंग सेक्टर में सर्विस कर रहे हैं, उन्होंने बताया। बैंकिंग सेक्टर में इतना बिजी रहते हुए भी छत्तीसगढ़ पीएससी के मेंस एग्जाम 4 बार दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की पुस्तकों में दूध लौटावा पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है, ऐसा पुस्तकों में उल्लेख रहता है। मेरी सामान्य ज्ञान कमजोर होने के कारण इसकी जानकारी मुझे नहीं था। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की पुस्तक में केवल एक जनजाति के लिए दूध लौटावा पद्धति का उल्लेख है, जबकि कोंडागांव जिला में मामा फूफू यानी बुआ की बेटी से शादी करना अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी एवं अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग में भी आज चलन में है। और भारत के कई क्षेत्रों में मामा फूफू यानी बुआ की बेटी से शादी करने की परंपरा आज भी विद्यमान है। यह प्राकृतिक विज्ञान के जनक पहांदीपारी कुपार लिंगो के द्वारा बनाई हुई उत्कृष्ट कुलगण व्यवस्था है। अपनी बहन की बेटी यानी भांची को अपना बेटा के लिए शादी कर सकते हैं। यह किसी भी दृष्टि से भाई बहन नहीं हो सकता। यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रमाणित हो गया है। वास्तव में उन्होंने बेहतरीन, अद्भुत, अकल्पनीय व्यवस्था बनाई है। इतनी अद्भुत व्यवस्था देखकर भावुक हो जाता हूं। ऐसी उत्कृष्ट, अद्भुत, अकल्पनीय व्यवस्था बनाने वाले की तारीफ या प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। जितना तारीफ, जितना बखान, उतना कम। उन्हें सत सत नमन, सत सत प्रणाम, सादर सेवा सेवा। हम लोग एक दूसरे का देखा देखी में इतनी बेहतरीन व्यवस्था को छोड़कर भाई बहन बना रहे हैं, लेकिन मामा फूफू यानी बुआ की बेटी को बहन कहना विज्ञान की दृष्टि से भी मेल नहीं खा रहा है। भविष्य में इन दोनों यानी मेरे बेटा या भांजी को शादी करना है या शादी नहीं करना है, इसके लिए दोनों को उनकी विवेक या मर्जी पर छोड़ दिया हूं या छोड़ देना चाहिए। लेकिन इन दोनों को कदापि भाई बहन नहीं बोल सकते हैं। इतनी बेहतरीन व्यवस्था को हमारे लोग अपने जीवन में जी रहे हैं। मैं उन्हें डंडा शरण प्रणाम करता हूं, सादर सेवा करता हूं। समाज की व्यवस्था देखकर मेरी समाज पर गर्व करता हूं। मैं उस समाज का एक अंश हूं, यही मेरे लिए गर्व की बात है। समाज की व्यवस्था विज्ञान से मिल रहा है। विज्ञान को नमन करता हूं। हजारों वर्षों पहले से अपनी परंपरागत रूढ़ी व प्रथा यानी कस्टम के अनुसार चली आ रही पुरखों की व्यवस्था को सादर प्रणाम करता हूं। बुढ़ाल पेनता सेवा सेवा, कोंडेल पेनता सेवा सेवा, सल्ला गागराना सेवा सेवा, सगा समाजता सेवा सेवा, प्रकृति या पुरुड़ता सेवा सेवा। लेकिन कुछ भाई लोग सोचते होंगे कि मामा फूफू या बुआ की बेटी को बहन कहें या ना कहें, इससे हमको क्या फायदा है या क्या नुकसान है। ऐसा विचार कईयों के मन में आता होगा। इसे जानना भी बेहद जरूरी है। अगर हम मामा फूफू यानी बुआ की बेटी को बहन मानते हैं तो असली समदान पक्ष होने के बजाय इन दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता होगा। जबकि हमारी संस्कृति के जीवन दर्शन में जन्म संस्कार, मर्मिंग संस्कार, मृत्यु संस्कार, पेनकरण आदि समदान पक्ष ही संपन्न कराते हैं। इसे अपनी व्यवहारिक जीवन में अभी भी जी रहे हैं। इनके बिना संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता है। जब समदान पक्ष से जन्म संस्कार, विवाह संस्कार यानी मर्मिक संस्कार, मृत्यु संस्कार संपन्न ही नहीं कराएंगे तो हमारी संस्कृति
का जीवन दर्शन धीरे धीरे विलुप्त होते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग जन्म संस्कार या विवाह संस्कार या मृत्यु संस्कार को असली संविधान पक्ष से नहीं करा पाएंगे। उस समय हम लोग सब कुछ भूल जाए रहेंगे, तब हमारी संस्कृति खत्म हो जाए रहेगी। हमारे पास दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी बचा नहीं रहेगा। इसीलिए मामा फूफू यानी बुआ की बेटी को बहन कभी भी नहीं मानना है। मेरे सम्मानीय बुद्धिजीवी वर्ग से निवेदन है कि अगर इस वीडियो में बताने के दौरान कहीं त्रुटि हुई है या कमी हुई है तो कृपया आप सभी से आवश्यक सुझाव एवं मार्गदर्शन हेतु सादर आमंत्रित है। साथियों, बहुत लंबा वीडियो होने के बावजूद मेरी पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सेवामान। मेरा वीडियो पसंद आए तो अपनी परिवार के सदस्यों एवं मित्रों के पास खूब शेयर करिए। अंत में लाइक और कमेंट्स अवश्य करिए। इसी के साथ बस्तर या वट्टी दादी की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत वल्लैंड वल्लैंड जय जोहार, सेवा जोहार, सेवा सेवा, सेवा मान।